हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 से हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं विद बहुत ही बढ़िया नोट्स। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 11th ESP सर्च मारिए, क्लास 11 ESP, और आपको वहां पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा आज के इस चैप्टर का। तो आज हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया एक आप कह सकते हो ऐसी सिविलाइजेशन थी, यानी कि एक जगह का नाम है मेसोपोटामिया। और वो जो मेसोपोटामिया है वो आज की डेट में इराक था। आज की डेट का जो इराक का एरिया है ना, किसी टाइम पे उस पूरे एरिया को हम मेसोपोटामिया कहते थे। और वहां पे बहुत सारी सिटीज बनी, बहुत सारे टेम्पल बने, बहुत सारे वहां पे ट्रेडिंग सेंटर्स बने, यानी कि वहां पे लोग ट्रेड करते थे, वहां पे लोग रहते थे, लोगों ने मंदिर वगैरह बनाए। और हमें यहाँ पे बहुत सारे मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाते हैं जब हम खुदाई करते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारी जो चीजें निकलती हैं जिनसे हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया में एक टाइम पर लोग रहा करते थे वो क्या क्या करते थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि मेसोपोटामिया नाम का मतलब क्या होता है। तो मेसोपोटामिया जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें मेसोस का मतलब होता है मिडल, पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि नदी के बीच में। अब आप सोचोगे कि कौन सी नदी के बीच की बात हो रही है भाई यहाँ पे। तो एक आपको ये नदी का नाम दिख रहा होगा टिग्रिस, ठीक है, और एक ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपका यूफ्रेट्स। तो इन दोनों के बीच में था मेसोपोटामिया। तो मेसोस का मतलब होता है मिडल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बिल्कुल बीचों बीच था मेसोपोटामिया। तो ये इस नाम का मतलब है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और आज की डेट में ये जो इराक जो देश है वहां पे पड़ता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस है। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब है जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, जहां पर लोग अपना घर बना के प्रॉपर रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फिर काम हो उनका, एक जगह पर सेटल्ड होके वो रह रहे हैं, तो वो एक तरीके से सिविलाइजेशन कहलाती है। और इनकी सिटी की लाइफ बहुत अच्छी थी और इनका लिटरेचर काफी अच्छा था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इनको मैथमेटिक्स की काफी अच्छी नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी इनको अच्छा खासा ज्ञान था भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके वहां पे लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी। तो एक तो सुमेरियन लैंग्वेज है सबसे पहली और सबसे पुरानी, फिर अक्कदियन लैंग्वेज है, और फिर अरामाइक लैंग्वेज है। तो ये तीन लैंग्वेजेस अभी तक जानी गई हैं जो कि मेसोपोटामिया के अंदर थी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, फ्रॉम अबाउट 1100 BC, ठीक है, जो 1100 BC का टाइम था, इस एरिया के अंदर जो नॉर्थ वाला रीजन था, नॉर्थ का एरिया है मेसोपोटामिया का, वो असीरिया बन गया। When the Assyrians established their kingdom, जब असीरियन लोगों ने अपना किंगडम बना लिया वहां पे, तो उस जगह को असीरिया कहा जाने लगा। उसके बाद क्या है, सबसे पहली जो लैंग्वेज थी यहाँ पे बोली गई वो सुमेरियन थी। फर्स्ट नॉन लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछता है मेसोपोटामिया में तो वो सुमेरियन लैंग्वेज है। और बाद में अक्कदियन लैंग्वेज ने उसको रिप्लेस कर दिया अराउंड 24 BC। ठीक है, और उसके बाद ये लगभग चलती रही अलेक्जेंडर के टाइम तक, और कुछ कुछ चेंजेस आते रहे। फिर उसके बाद 1400 BC का जब टाइम आया तो अरामाइक लैंग्वेज आ गई। और ये जो लैंग्वेज थी ये थोड़ी थोड़ी हिब्रू लैंग्वेज से मिलती जुलती थी, और ये बहुत ज्यादा बोली जाने लगी 1000 BC तक आते आते। मतलब ये समझ लो इराक के ज्यादातर हिस्सों में या उस टाइम के मेसोपोटामिया के ज्यादातर हिस्सों में यही लैंग्वेज मतलब जो है वो बोली जाती थी। तो तीन लैंग्वेज है, सबसे पुरानी है सुमेरियन, फिर है अक्कदियन लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट अरामाइक लैंग्वेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया। तो देखो, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप खुदाई करके, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पुराने पुराने रिमेन्स को निकालते हैं बाहर। तो ऐसे में 1840s के आसपास जो है आर्कियोलॉजी का काम स्टार्ट हुआ था मेसोपोटामिया में। ठीक है, एट 1 और 2 साइट्स, ठीक है, एक दो जगहों पर खुदाई करी गई थी, जिसमें से एक का नाम है उरुक और मारी, और एक्सकेवेशंस हुए, यानी कि खुदाई चलती रही। तो हमें, अब आप सोचोगे कि मेसोपोटामिया के बारे में पता कैसे चलता है,
तो मेसोपोटामिया के बारे में हमें उनकी जो बिल्डिंग्स मिली हैं, जो टूटी फूटी इमारतें, उनसे पता चलता है, जो स्टैचूज मिले हैं उनसे पता चलता है, जो उन लोगों के ऑर्नामेंट्स हैं उनसे पता चलता है, जो उनकी ग्रेव्स निकली हैं उनसे पता चलता है, जो वो टूल यूज करते थे खुदाई में वो निकले हैं, सील यूज करते थे, सील क्या एक तरीके से स्टैंप होता है जैसे, ठीक है, वैसे ही वो सील टाइप से बनाते थे, तो वो भी एक बहुत बढ़िया सोर्स है भाई जानकारी के लिए। और हमें इनके रिटन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं भाई, क्योंकि इनको ना नॉलेज बहुत थी, ये बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे और इन्होंने बहुत सारा हिसाब किताब अच्छे से लिखा हुआ था, डेटा को ये बहुत अच्छे से सेव करके रखते थे। और मेसोपोटामिया एक और इंपॉर्टेंट जगह इसलिए है क्योंकि जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल का जो पहला पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर इसका जिक्र है मेसोपोटामिया का, तो इसलिए मेसोपोटामिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे और अच्छे से मेसोपोटामिया को, और अच्छे से जानेंगे कि वहां पे आखिर क्या क्या होता था। अब हम इसकी ज्योग्राफी समझते हैं, आखिर मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कैसी है। ये आज के इराक जहां पर है, एक टाइम पे वहीं पे जो है मेसोपोटामिया हुआ करता था। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ग्रीन वेवी प्लेन्स हैं, ठीक है, हरे भरे प्लेन्स हैं, और आप कह सकते हो विच ग्रेजुअली राइज टू ट्री कवर्ड माउंटेन्स रेंजेस, धीरे धीरे वहां पे क्या होता है कि पहाड़ की रेंजेस जहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, ऐसी ये टाइम के साथ साथ होने लगी, विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स, ठीक है, कुछ जंगली फूल वगैरह भी वहां पे उगा करते थे नॉर्थ ईस्ट के आसपास, और रेनफॉल भी अच्छी खासी होती थी जिससे कि वहां पे खेती वगैरह हो जाए, क्रॉप्स वगैरह हो जाए। और एग्रीकल्चर जो है वो 7000 एंड 6000 बीसी के आसपास से ही यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। और नॉर्थ में अगर आप देखोगे, ये देखो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बात हुई है, अब हम नॉर्थ की बात करेंगे। तो नॉर्थ के अंदर क्या है, यहाँ पे हिली लैंड था, यानी कि थोड़ा पहाड़ी इलाका था जिसको स्टेपी कहा जाता था, जहां पर एनिमल हार्डिंग जो है, मतलब आप कह सकते हो ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या है, एनिमल हर्डिंग ज्यादा होती थी, यानी कि जानवरों को पाला जाता था। नॉर्थ ईस्ट की साइड में थोड़ा खेती बाड़ी का काम ज्यादा था, एग्रीकल्चर वगैरह का, लेकिन नॉर्थ के अंदर जो है जानवरों को पालने का काम ज्यादा था। सो ये यहाँ की ज्योग्राफी है, ठीक है, मेसोपोटामिया की। ये मेसोपोटामिया है, आप देखोगे इसके दोनों तरफ रिवर हैं, टिग्रिस रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर है, और इसके इस साइड पे ज़ेग्रोस माउंटेन भी है और टॉरस माउंटेन्स भी हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई डेजर्ट वाला एरिया भी ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या क्या था। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में देख लिया, नॉर्थ में देख लिया, अब हम ईस्ट में देखेंगे क्या था। तो ईस्ट में क्या है, टिग्रिस रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदियां, जिससे क्या है कि कुछ रूट मिल जाता था कम्युनिकेशन का इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। अगर आपको ईरान के माउंटेन्स की तरफ जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। साउथ में अगर आप देखोगे तो डेजर्ट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये मेसोपोटामिया है, इसके साउथ में क्या है भाई, डेजर्ट है, सीरियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, तो एक तरीके से रेगिस्तानी इलाका था। और ये जो रिवर है यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जो कि विच ओरिजिनेट इन दी नॉर्दर्न माउंटेन्स ब्रिंग लॉट ऑफ सिल्ट, जब ये ऊपर जो नॉर्थ के जो पहाड़ हैं वहां से ये नदियां आती हैं, एक तो टिग्रिस और एक यूफ्रेट्स, तो जब वो आती हैं तो अपने साथ अच्छी खासी मिट्टी लाती हैं, और मतलब सिल्ट लेकर आती हैं। आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी मिट्टी आती है जो कि इस जगह पे आके फिर जमा हो जाती है। और उसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के अलावा मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो शीप्स और गोट्स को रखते थे, जिनसे उनको मीट भी मिल जाया करता था, इन्हीं का दूध भी मिल जाता था और वूल भी मिल जाती थी, है ना, शीप से आपको ऊन मिल जाती है। और वो क्या करते थे, दे ग्रेज्ड ऑन दी स्टेपी, जो ग्रास लैंड था जहाँ पे ग्रास वगैरह उगती थी वहां पे वो ग्रेजिंग करवाते थे, और द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स, ठीक है, यहाँ पे ये लोग ग्रेजिंग करवाते थे। और मछलियां होती थी भाई रिवर के अंदर, और डेट पाम्स यानी कि खजूर के पेड़ इस तरीके से हुआ करते थे, और ये खजूर ही वो ज्यादातर खाया करते थे फ्रूट्स के तौर पर, समर के टाइम पे खासकर। और अगर मैं आपको बताऊं अर्बनिज्म इन मेसोपोटामिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कि क्या है। सो अर्बन इकोनॉमी जब डेवलप होती है किसी भी एरिया के अंदर,
तो वहां पे ट्रेड भी होता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सर्विसेज भी होती हैं, है ना, फूड प्रोडक्शन के अलावा बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिससे कि लोग शहरों में रहने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार्वर है स्टोन का, ठीक है, द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही कैन नॉट मेक हिमसेल्फ। अगर किसी को पत्थर की सील बनानी है तो उसको टूल चाहिए होंगे ब्रॉन्ज के। अब टूल तो वो खुद नहीं बना सकता, वो तो सील बनाता है, समझ गए आप। एंड कलर्ड स्टोन्स, और उसको ये नहीं पता कि वो जो रंग बिरंगे स्टोन्स है वो कहाँ से लाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो कार्विंग में ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उसको ये तो नहीं पता ट्रेडिंग कैसे होती है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से खरीदेगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि हर जगह पर जब कुछ अर्बनाइजेशन होता है तो अलग अलग काम करने वाले लोग आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है, ठीक है, वो क्या करता है कि डज नॉट गो आउट हिमसेल्फ फॉर द मेटल्स लाइक कॉपर एंड टिन एंड सप्लाईज ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल। ये सारे काम जो है हर किसी का काम बटा हुआ होता है, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन, मतलब इनटू सिटीज। अब हम देखेंगे शहरों में कैसे सामान आता था। मेसोपोटामिया देखो, फूड प्रोडक्शन इसका काफी अच्छा था, लेकिन मिनरल्स वगैरह नहीं थे इनके पास, ठीक है, इसमें ये लैक करते थे। मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ, जो साउथ मेसोपोटामिया है, वहां पे स्टोन्स वगैरह नहीं होते थे जिनसे टूल बनते हैं, सील्स बनती हैं या ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, ये नहीं होते थे ज्यादातर। और द वुड ऑफ डेट पाम, जो खजूर के पेड़ की लकड़ी होती है, और जो भी बाकी ट्रीज थे, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जिससे आप कार्ट्स वगैरह बना पाओ, बैलगाड़ी वगैरह, या व्हील्स बना पाओ, या नाव बना पाओ। तो ऐसी लकड़ी नहीं थी इनके पास कि जिससे ये सारी चीजें बना सकें। कोई मेटल वगैरह नहीं था, टूल्स वगैरह इतने अच्छे से नहीं बना, मतलब इनके पास कोई ऐसा मेटल नहीं था कि अच्छे से टूल्स बना लें, अपने बर्तन बना लें, ऑर्नामेंट्स बना लें। तो मेसोपोटामियंस को ट्रेड करना ही पड़ा। और वो क्या करते थे, जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, जो सरप्लस में बच जाता था उनके पास, उसके बदले में वो लकड़ियां, मेटल और स्टोन्स ले लिया करते थे। किससे? टर्की से, ईरान से और बाकी के एरियाज में से, आसपास से, ठीक है। तो ये था। और बिसाइड्स क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा जरूरी था अगर आपको अर्बन डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे में क्या है, इट शुड टेक लेस टाइम, ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा, एंड कॉस्ट टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट सिटी इकोनॉमी इज वायबल। जो मैं आपको बताऊं, सामान को इधर से उधर ले जाना है तो आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा ना आए, पैसा ज्यादा ना लगे। तो इसीलिए ज्यादातर ट्रांसपोर्ट का जो आप कह सकते हो जो जुगाड़ था वो यही था कि भाई पानी से वो ले जाते थे। चीपेस्ट मोड जो था वो वाटर ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो इस तरीके से उनकी बोट वगैरह हुआ करती थी, लकड़ी की बोट बनाते थे और उसी में ट्रेड करने जाते थे। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, ठीक है। अब हम साउथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जितने भी अर्लीस्ट सिटीज हैं, ठीक है, जो कि एमर्ज हुई सेटलमेंट्स में, जो कि डेवलप होने लगी सदर्न मेसोपोटामिया में 5000 बीसी के आसपास, दो तीन तरीके की सिटीज थी यहाँ पे। एक तो वो सिटीज थी जो कि टेम्पल्स के आसपास जिनका डेवलपमेंट हुआ, दूसरी वो सिटीज थी जो कि ट्रेड के सेंटर थी, यानी कि जहाँ पे ट्रेड वगैरह बहुत होता था, ऐसे शहर थे, व्यापार होता था। तीसरी वो सिटीज थी जो कि इंपीरियल सिटीज थी, जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे। तो तीन तरीके की सिटीज का डेवलपमेंट हुआ साउथ मेसोपोटामिया के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके टेम्पल कैसे हुआ करते थे, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल। सो इन्होंने मंदिर बनाए, ठीक है। जो शुरुआत में यहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने अपने मंदिर बनाए, कुछ जगहों को इन्होंने सेलेक्ट किया अपने गांव वगैरह में, और टेम्पल्स जो होते थे वो अलग अलग गॉड्स के होते थे। एक तो मून गॉड था इनका, ठीक है, चंद्र भगवान आप कह सकते हो, चंदा मामा जैसे हम कहते हैं वैसे ये चांद की पूजा करते थे। और इनका गॉड था एक मून गॉड, जिसको कहा जाता था मून गॉड ऑफ उर, ठीक है। और एक इन्नाना जो कि देवी थी, एक गॉडेस थी, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये इस तरीके से टेम्पल्स बनाते थे। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ऐसे ये सुंदर, शानदार, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनके गॉड कौन थे। ये थे मून गॉड ऑफ उर, यानी कि चांद के देवता, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी जो गॉडेस थी इन्नाना, तो कुछ इस तरीके से वो दिखा करती थी, ठीक है। इन्नाना जो है यहाँ पे वो किसकी गॉडेस है? प्यार की और लड़ाई की, यानी कि लव एंड वॉर। अब आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ पे क्या है, लगातार वॉरफेयर चलता रहता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जो कि वहाँ के चीफ वगैरह होते थे एरियाज के, आपस में लड़ते रहते थे, वॉर करते थे। और जितना भी वो सामान लूट कर लाते थे वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते अपने, मतलब अपने फॉलोवर्स के साथ में बांट दिया करते थे। ठीक है, मान लो कोई चीफ है किसी एरिया का, उसने किसी दूसरी जगह पर जो है अटैक कर दिया, वहां से जितना सामान लूटा है वो अपने फॉलोवर्स में आके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, उसको बांट देता था। और दे वुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम डिफीटेड ग्रुप, जिसको वो हरा देते थे तो वहां से लोगों को वो उठा के ले जाते थे, उनको फिर गुलाम बना देते थे, अपना नौकर बना देते थे और या अपना गार्ड बना देते थे। तो इस तरीके से उनको वो यूज में लाते थे। और जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनको बदले में राशन मिलता था, जैसे ग्रेन है, ऑयल है, कपड़े हैं, ये वापसी में उनको मिला करता था काम के बदले। और ऐसा माना जाता है कि दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक 5 years टू बिल्ड, 5 साल लगते थे एक मंदिर को बनने में। 1500 लोग अगर काम करते थे, 10 घंटे एक दिन काम करते थे, तो ऐसा करने में 5 साल लगते थे एक इस तरीके का मंदिर तैयार होने में। और अगर मैं आपको बताऊं, रूलर्स जो थे वो लोगों को कहते थे कि भाई पत्थर लेके आओ, मेटल ओर्स लेके आओ, ठीक है, आप ईंटों को बनाओ या फिर लेके आओ मंदिर के लिए, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, सारा सामान लेकर आओ। तो ये रूलर्स कह देते थे सीधा सीधा, मटेरियल तुम लेके आओ। ब्रॉन्ज टूल्स का ज्यादातर यूज होता था। जो आर्किटेक्ट होते थे वो क्या करते थे, उनको पता था कि भाई कैसे ब्रिक्स के कॉलम बनाने हैं। ठीक है, एज देयर वाज नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ, कोई ऐसी लकड़ी उनके पास थी नहीं कि भाई जिससे वो इतना वजन सह सके छत का। तो ऐसे में क्या है, ईंटों का ही सब कुछ बनता था। और लोगों को पूरा बनाना सिखाया गया कि कैसे मिट्टी को पकाना है, ठीक है, कैसे उसको मंदिरों की दीवारों में फिर लगाना है उस ईंट को, और किस तरीके से उस पर पेंटिंग करनी है, अलग अलग कलर्स पे उसको एक मोज़ेक बनाना है, एक डिजाइन बनाना है उसके ऊपर। ठीक है, और इसी टाइम पे पॉटर्स व्हील, यानी कि जो एक कुम्हार होता है, यानी कि आप कह सकते हो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसके पास एक व्हील होता है, एक चरखा होता है, तो वो भी इन लोगों ने बना लिया था, इन्वेंट कर लिया था, जिससे वो मटके वगैरह बनाया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटी। 2 शहर थे मेसोपोटामिया के, उर टाउन और मारी टाउन। तो अब हम यहां पर देखेंगे कैसी लाइफ थी। तो सबसे पहले मैं आपको उर टाउन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही फेमस था और सबसे अर्लीस्ट माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट, जहां पे एक्सकेवेशन का काम 1930s के आसपास स्टार्ट हुआ। यहां पे कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी। आप ये समझ लो कि आपके आसपास जो भी आप ऐसा एरिया जानते हो ना जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वही उर टाउन था। यानी कि समझ लो कोई प्लानिंग नहीं थी, पतली पतली गलियां थी, टेढ़ी मेढ़ी सी, पतली पतली सी एकदम, कोई पानी का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। और जो लोग थे वहां के बहुत ही ज्यादा वहमी थे, सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वास में विश्वास रखते थे, अंधविश्वासी थे बिल्कुल। और आप कह सकते हो जो इनके घरों की छतें होती थी वो अंदर की तरफ उनका स्लोप होता था, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ स्लोप होता था छतों का। और रेन वाटर जो है वो आता था। और यहाँ पे पाइप जो होते थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे, ठीक है, क्ले एंड ड्रेन पाइप्स। और जो कि मतलब आगे फिर वो जो पानी है जितना भी बारिश वारिश का वो मेन नाली में आगे चला जाता था। और फिर उसके बाद कोर्ट यार्ड से होता हुआ वो पानी जो भी है नाली से होती थी वो बाहर मेन नाली में मिलके और वो आगे फिर मतलब कहीं भी आसपास चला जाता था। लोग जो है अपना कूड़ा करकट बिल्कुल गलियों में फेंक देते थे भाई, है ना, जो भी हाउस होल्ड का वेस्ट होता है, घर का कचरा सामान सब ऐसे ही वो फेंक दिया करते थे। और जो लाइट आती थी बाहर से वो आती थी इनटू थ्रू द डोरवेज, कोई विंडोज वगैरह से लाइट नहीं आती थी, इनके दरवाजों से ही लाइट अंदर आ जाया करती थी। अब मैं आपको मारी टाउन के बारे में बताऊंगा। मारी के अंदर ट्रेड बहुत अच्छा होता था, ठीक है, अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। पेस्टोरल जोन था, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एनिमल्स वगैरह पाला करते थे। ये एक रॉयल कैपिटल थी मारी, जो है एक टाइम पे कैपिटल भी थी यहाँ की। और ये जो है यूफ्रेट्स रिवर के बिल्कुल आसपास ही थी लोकेटेड, ठीक है। और किंगडम जो था मारी का, वहां पे फार्मर लोग भी रहते थे, पेस्टोरल लोग भी रहते थे, यानी कि खेती करने वाले लोग भी थे यहाँ पे जानवरों को पालने वाले लोग भी थे, ठीक है। तो दोनों तरीके के लोग मारी जो शहर है वहां पर रहते थे। और दोनों जो हर्डर्स यानी कि जो जानवर पालने वाले और फार्मर्स, इन दोनों का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि बहुत बारी क्या होता था, हर्डर्स जो होते हैं,
ठीक है, उनके जानवर इनके फार्मर के खेतों में घुस जाते थे, तो ऐसे में लड़ाई हो जाती थी। तो हर्डर्स एक्सचेंज्ड यंग एनिमल्स चीज लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन मेटल टूल्स। अब जो हर्डर्स होते थे वो मीट वगैरह या चीज वगैरह लेदर वगैरह के बदले, ये तो उनको मिल जाता है अपने जानवरों से, उसके बदले में ये ग्रेन और मेटल टूल्स ले लिया करते थे। यानी कि बार्टर सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे अदला बदली चलती थी। और अगर आप देखो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता था भाई। मैंने आपको बताया ना, जो इनके जानवर होते थे वो खेतों में घुस जाया करते थे, ठीक है, फार्मर्स वगैरह के। तो ये एक तरीके से इनकी मेन झगड़े की जड़ थी। और मान लो कोई शेफर्ड है, ठीक है, माइट टेक हिज लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कोई बंदा है अपने जानवरों को चराने ले जा रहा है, ठीक है, और वहां पे कोई खेत जो है अच्छे से उस पे सीड वगैरह सब डल गया है, और वहां पे जाके जानवरों ने अटैक कर दिया खेत पे, भाई उसकी तो फसल खराब हो जाएगी, उसकी क्रॉप जो है पूरी रुइन हो जाएगी। सो इस तरीके से है। अब मारी में क्या है, ट्रेड सेंटर ये बहुत ज्यादा इसलिए फेमस था। ये मारी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, क्योंकि ये अर्बन था, ठीक है, और जो टाउन था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, मारी जो था वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे में क्या है, ये ऐसी एक तो इसकी लोकेशन है, ये देखिए ये मारी है, एकदम ऐसी लोकेशन पे है जहां से आसपास बड़े बड़े शहर इसके बहुत ही टच में थे। सो ऐसे में यहां से क्या होता था कि वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, इन सभी का ट्रेड होता था मारी से ही होते हुए, ठीक है। सो ये आप याद रखना। और द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरलिम, ठीक है, एक राजा है मारी का, वहां पे इसकी रॉयल फैमिली रहा करती थी मारी के टाउन के अंदर ही। और ये जो पैलेस है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम हुआ करता था, प्रोडक्शन होता था बहुत ज्यादा, खासकर जो बहुत ही प्रीशियस मेटल के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो मारी में बनाए जाते थे। और डेली की जो हमें लिस्ट मिली है उससे ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा खाना अलग अलग टाइप का जो है राजा के सामने रखा जाता था। उसकी टेबल पे फ्लोर होता था, उसमें ब्रेड होता था, मीट होता था, फिश होती थी, फ्रूट होती थी, बियर होती थी, वाइन होती थी, हर तरीके का खाना राजा को परोसा जाता था। न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी मेसोपोटामिया के अंदर, यानी कि छोटा परिवार होता था, माता पिता और बच्चे, ठीक है। ये हमें इनके जितने भी टेक्स्ट वगैरह मिले हैं या जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनसे पता चलता है, ओके, लीगली जो हमें टेक्स्ट मिले हैं। और जब शादी हुआ करती थी तो दोनों फैमिलीज आती थी, एक दूसरे को गिफ्ट देती थी और साथ में खाना खाते थे, और इसके अलावा मंदिर में जाते थे, तो ये सब चलता था। मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी और उसका कल्चर है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे। आप अगर यहाँ पे देखोगे पहले नोमैडिक कम्युनिटीज थी जो जानवरों को लेके इधर उधर घूमते रहते थे, वो धीरे धीरे ये वेस्टर्न डेजर्ट वाले लोग जो हैं ये एग्रीकल्चरल एरियाज में आए और वहीं पे ये लोग सेटल हो गए, ठीक है। हार्डर्स यानी कि जानवर वाले, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स, ये दो तीन तरीके की कैटेगरी के लोग आकर यहीं पे सेटल डाउन हो गए, यहीं पे इन्होंने बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग सिस्टम, इन लोगों ने लिखना कैसे शुरू किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आखिर ये किस तरीके से लिखा करते थे। तो इसमें क्या है, राइटिंग का मतलब है कि राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। आप अगर कुछ ऐसा लिख रहे हो, जो आप बोलते हो उसी को आप लिख रहे हो, आप किसी साइंस वगैरह को दिखा रहे हो, कोई कैरेक्टर बना के दिखा रहे हो, सो वो राइटिंग कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे। टैबलेट्स कैसी होती हैं, इस तरीके की टैबलेट होती हैं जो आपको ये दिख रही हैं बिस्किट जैसी, ठीक है, यही टैबलेट होती हैं। और इस टैबलेट को आप कह सकते हो विच वर रिटन अराउंड 3200 बिफोर कॉमन एरा। आप सोचो कितने पहले से ये लोग लिखना जानते हैं। और इस टैबलेट पे क्या लिखते थे, ये साइन बनाते थे, नंबर लिखते थे, और इस तरीके से ये टैबलेट कुछ दिखती थी। एक टैबलेट जो है एक फ्लैट स्लैब होती थी, स्टोन से बनाई जा सकती है, इसको क्ले से बनाया जा सकता था, इसको लकड़ी से बनाया जा सकता था, ठीक है। और एक बंदा होता था जिसको स्क्राइब कहा जाता था, जो कि क्या करता था, कॉपी बनाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह की। कैसे करता था, एक गीली मिट्टी का कोई ऐसे है, ठीक है, गीली सी मिट्टी है, वेट द क्ले, और उसको उस साइज में बनाओ जितनी आपको टैबलेट चाहिए, उसको आराम से पकड़ो, और उसके बाद क्या है कि जो क्यूनिफॉर्म है, यानी कि जो ये निशान बना रखे हैं, ठीक है, ये बनाओ उसके ऊपर, और उसके बाद उसको मतलब थोड़ा थोड़ा ये गीला है जब तक उसमें निशान बना दो सारी गीली मिट्टी पे, और उसको धूप में छोड़ दो सूखने के लिए। जब आप धूप में छोड़ दोगे सूखने के लिए तो वो क्या है, टैबलेट हार्ड हो जाएगी सूख के, और उसके बाद ये पूरे निशान उस पर छप जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग टैबलेट्स पे लिखा करते थे। अब राइटिंग का क्या यूज होता था भाई उस टाइम पे, तो देखो रिकॉर्ड रखने के लिए,
डिक्शनरीज वगैरह बनाने के लिए, लीगली कोई ट्रांजैक्शन हुआ है लैंड वगैरह का तो उसको वैलिडिटी देने के लिए राइटिंग्स वगैरह होती थी भाई, ये लिखते थे, ठीक है। और राजा अपने बारे में कुछ लिखवाना चाह रहे हैं या राजा ने कोई कानून में बदलाव करा है लॉज वगैरह में, तो ये राइटिंग्स वगैरह होती थी, लिखवाया जाता था। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन रखने के लिए, दूर दूर तक मैसेज भेजने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक, इसलिए भी ये यूज होती थी जो टेबलेट्स होती थी। और राइटिंग जो है ये ऐसा माना जाता है मेसोपोटामियन कल्चर का बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्ट है। इसको ये लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे इसकी वजह से। देखो राइटिंग की क्या लेगेसी है, तो एक तो क्या है कि ये टाइम वगैरह को इन्होंने बहुत अच्छे से निकाला, कैलेंडर बनाया इन्होंने साल को 12 महीने में डिवाइड किया, मंथ को 4 हफ्तों में इन्होंने डिवाइड किया। जो हम आज कर रहे हैं ये लोग 5-5, 6-6 हजार साल पहले कर चुके हैं। और इन्होंने दिन को 24 घंटों में बांटा, और इन्होंने 1 घंटे को ये वाला पॉइंट आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने ये किया, कैलेंडर बनाया। मैथमेटिकल इनकी एडवांसमेंट बहुत अच्छी थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, सारी चीजें इन्होंने अपने टैबलेट्स पर लिखी हुई हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक इन लोगों को आते थे। और मैं आपको बताऊं सोलर लूनर एक्लिप्स जो होता है भाई, ठीक है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है, कैसे होता है और कौन सी पोजीशन होती है तारों की, इनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। सारे रिकॉर्ड ये अपने टैबलेट्स वगैरह में जो है मतलब रखते थे। तो इस तरीके से ये मेसोपोटामिया के बारे में कुछ मेन बातें थी। और मैं अगर आपको बताऊं तो विदाउट राइटिंग अगर ये लोग ना लिखते और अगर अर्बन इंस्टीट्यूशंस ना होते जहां पे स्कूल्स वगैरह इन्होंने बना रखे थे, जहां पे बच्चे जो है टैबलेट्स वगैरह को पढ़ते थे, ठीक है, जो पहले की टैबलेट्स होती थी और जो नई वो वहां पे बनाने की कोशिश करते थे। सो अगर ये सारी चीजें ना होती, राइटिंग सिस्टम ना होता, तो आज मेसोपोटामिया को हम शायद इस चैप्टर में ना पढ़ रहे होते। सो इनकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है, अपने मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी है जब भी आप इसको पढ़ रहे हो। तो यही था आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।